हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इन्हें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनके भौतिक रूप कौन कौन से हैं, मतलब किस किस रूप में जो हमारे आसपास में जो पदार्थ पाए जा रहे हैं उनके जो भौतिक स्वरूप हैं, कि सॉलिड्स में पाए जा रहे हैं कि जो है लिक्विड में है या गैस में है। इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दी गई हैं, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि करके। और आप सभी ये जानते ही हैं कि 9th और हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर, ये चारों ही क्लासेस के तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस, ठीक है, हर फील्ड के हर तरीके के एग्जाम्स में। तो फिर इसमें जितनी भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगें, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, मतलब जब हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट ये सब अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ, मैटर का नाम दिया है। यानी कि विश्व में जितनी भी चीज़ें हैं वो जिन जिन चीज़ों से मिलकर के बनी हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड में हो, गैस में हो, उन सब को क्या कहा गया है? मैटर कहा गया है, ठीक है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ है, यानी मैटर है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान यानी आयतन घेरती हैं। तो यहाँ ये एक लाइन याद रखने वाली है कि जो मैटर होता है, ठीक है, जो मैटर होता है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वो जगह घेरता है, ठीक है। तो वो आयतन लेता है, चाहे वो जितना भी लेता हो। तो आइए अब देखते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत में प्राचीन दार्शनिक जो थे, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गित किया, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। इनमें कौन कौन से आते हैं? इसमें देखिए, वायु है, पृथ्वी है, अग्नि, जल, आकाश। ये प्राचीन काल में पंचतत्वों की बात की गई थी। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से ही सभी वस्तुएं बनी हैं। पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब इन्हीं से ही बनी है, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिक जो हैं, उन्होंने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। उस समय के जो दार्शनिक होते थे, उन्होंने भी पदार्थों को, मैटर्स को इसी तरीके से ही वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब जो आधुनिक वैज्ञानिक आ गए हैं, उन लोगों ने मैटर को 2 तरीके से वर्गीकृत किया है। एक तो उनके मतलब उनके गुणधर्म के आधार पर, वो चाहे उनकी भौतिक हो चाहे रासायनिक, तो ये 2 तरीके से उनको वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे और पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में मेनली हम जो मैटर है उसके जो भौतिक गुण हैं उन्हीं की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो पहली हेडिंग है वही है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। उसकी जो मैटर की जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है। तो इसमें पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहली लाइन तो यही हो जाएगी कि जो भी मैटर है वो चाहे जिस भी फॉर्म में हो, वो सब किससे मिलकर बना हुआ है? कण से मिलकर बना हुआ। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस जैसे जो है जुड़े रहते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे महीन कणों से मिलकर के बने होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करें कि ये सतत हैं या फिर कणों से बने हो, मतलब कि कंटिन्यू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या छोटे छोटे महीन कणों से मिलकर बने। तो इस क्रियाकलाप में हम यही देखेंगे। इसमें हमें करना क्या है कि एक 100 ml का हमें बीकर लेना है और इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दीजिए। आधा भर करके जहाँ तक कि जल भरा है वहाँ पे निशान लगा दीजिए। अब दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल लीजिए, क्योंकि नमक हो या शर्करा हो, ये दोनों ही घुल जाती है, ठीक है, पानी में। तो अब किसी भी साधन से, किसी छड़ या किसी चम्मच वगैरह से आप उसे घोल लीजिए। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दीजिए। देखिए, क्या है कि आपने वो नोट डाउन कर लिया कि बीकर में आपने पानी कितना लिया था, उसके बाद आपने 1-2 चम्मच जो भी शक्कर और नमक डाला उसे भी
तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जब ये शर्करा और नमक जल में घुल जाएंगे, ठीक है, जिनका लेवल हमने अलग अलग तरीके से देख रखा था, तो उसके बाद हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इस पे हमें ध्यान देना है कि आपके अनुसार नमक या शर्करा का हुआ क्या, उसके बाद ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया जो आपने मार्क करके रखा हुआ था, क्या उसमें कोई चेंजेस आए। तो ये सारी चीज़ें जब आपने एक्सपेरिमेंट की तो इनका यहाँ पे देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होंगे, क्योंकि अगर ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका अगर हमें उत्तर जानना है तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि जितने भी पदार्थ हैं वो कणों से मिलकर के बने हुए हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक और शर्करा दोनों में से कोई भी अब पूरे पानी में घुल चुकी है, क्योंकि हम लोग ने क्या देखा, जब ये क्रियाकलाप किया तो देखा कि जो शक्कर और या नमक है वो पूरे पानी में घुल गया, उसका एक भी पार्टिकल उसका नहीं दिख रहा है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया पर जो सॉरी नीचे यहाँ पे एक चित्र है उसमें दिखाया गया, ठीक है। अच्छा, नीचे पहुँचने से पहले यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई, इसे देख लेते हैं नोट करके कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का जो मात्रक होता है 1 घन मीटर, वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार है कि जो आयतन होता है उसका मात्रक होता है मीटर क्यूब, ठीक है। आयतन मापने का साधारण मात्रक जो होता है वो लीटर होता है, ठीक है। अब इसको लीटर में भी लेते हैं, मिलीलीटर, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी इसकी यूनिट दी गई है कि 1 लीटर, ये बहुत ये क्वेश्चन में बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है कि 1 लीटर एक देसी मिलीलीटर जो होता है उसके DM3 के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। फिर 1 मिलीलीटर जो होता है वो 10 की पावर 3 या फिर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसकी जो यूनिट यहाँ पे दी गई है ये कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प करती है। मेन यहाँ पे घन मीटर लिया जाता है, ठीक है, इसका मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, और जो नोट डाउन किया जाता है कि लीटर और मिलीलीटर, ये इस फॉर्म में भी दिया जाता है आयतन को। अब आगे देखिए, अभी यहाँ पे जो है शक्कर और नमक का घोल है ना, उसको बीकर में करके दिखाया भी जाएगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि यहाँ पे स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आप क्या देखेंगे। अगर वही जो लिक्विड है उसमें अगर आप स्याही की बूंद डाल देंगे या फिर पानी में अगर आप स्याही की बूंद डालेंगे तो आप क्या देखेंगे। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आप क्या देखेंगे, आपने क्या देखा, स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितना दिन या घंटे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसमें तुरंत तुरंत ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि जो स्याही की जो बूंद है वो कितना मिनट ली और पूरे जल में घुल गई, उसका कलर जो है वो पूरे जल में फैल गया होगा, ठीक है, स्याही का जो कलर है। और शहद के साथ क्या हुआ, उसको घुलने में कितना समय लगा, 1 मिनट लगा, 2 मिनट या 1 घंटे या कितने दिन लगे, ठीक है। ये जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इस क्रियाकलाप से यही पता चला कि हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि जो पदार्थ है वो पार्टिकल मतलब कि कणों से मिलकर के बना हुआ, और कणों से ये जो आपस में घुल जा रहे हैं ना, अपनी अपनी जो एक स्टेट चेंज करके एक दूसरे फॉर्म में, मतलब कि अपनी जो वास्तविक स्थिति है उससे हट करके दूसरे फॉर्म में जो हो गए, तो ये कैसे हुआ ये हम आगे और ज़्यादा अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। एक और क्रियाकलाप यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी में और दूसरा जो है ठंडे पानी में भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब 1 गिलास में गर्म पानी लेना है, दूसरा ठंडा पानी का गिलास लेना है और उसमें कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और उसे रख दें, हिलाएं नहीं, ठीक है, मतलब हिलाना नहीं है, यहाँ पे उठा करके बस खाली रख देना है। अब क्या देखना है, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, ये जो है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल डाल रखा है, तो इसमें जो ग्लास में जो क्रिस्टल बैठ गया है उसके ठीक ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कैसा दिख रहा है। फिर समय बीतने पर क्या होता है, जब कुछ समय गुजर जाता है तब क्या होता है। इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। जब आपने अभी घोला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो क्रिस्टल डाल रखा है उसे घोला नहीं है, हमें खाली इतना जो है कंडीशन यहाँ पे देखनी है कि ठोस और द्रव के कण में क्या चेंजेस हो रहे हैं, यही यहाँ पे देखना है। फिर क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्या वो जो क्रिस्टल डाला है वो जो है कुछ समय बीतने के बाद क्या वो उसमें घुल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे लिए यही पूछा जा रहा है कि इनके मिश्रित होने की जो दर है उसका जो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा या वो कितना टाइम लेगा। भाई रूम टेम्परेचर भी तो अपना कुछ चीज़ें होती हैं रूम टेम्परेचर में घुल जाती हैं, ठीक है, और वो अगर ये जो दर जो इसकी टाइमिंग जो चेंज हो रही है, इसकी रेट जो चेंज हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे कही गई हैं, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप जो दिए गए हैं, ये
इससे हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो क्या क्या है देखिए। पहली चीज़ तो है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, जो निष्कर्ष निकले इन सारे क्रियाकलाप से वो यही निकले कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। और तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा, मतलब कि यहाँ हम कह सकते हैं कि जितने भी कण होते हैं उनमें अपनी खुद की वो सब के साथ अपनी जगह पे गतिशील होते हैं, उनका जिगजैग मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, और उनमें गतिज ऊर्जा थोड़ी बहुत होती है। जैसे ही इनके टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ते ही उनकी गति जो है वो और तेज़ हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण जो हैं वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। उनको मिलाने के लिए एक्सटर्नल कोई जो है टेम्परेचर या किसी भी चीज़ साधन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ठीक है, दोनों विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को समझने से पहले हमें ये चीज़ जान लेना चाहिए कि अभी हम लोगों ने जो शक्कर के घोल का या स्याही का या शहद का, इन सारी चीज़ों का जो हमने देखा, तो उससे यही पता चला कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो जो अपने आप घुलने की उनकी जो प्रवृत्ति है, जो रूम टेम्परेचर पर जो घुल जा रहे हैं, तो उनका जो सेम मेनली जो ये जो कंडीशन है कि उनको कहीं एक्सटर्नली उन पर फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं की जा रही है, तो इससे क्या है कि जाहिर है कि जो दूसरा जो है जो सॉल्वेंट है, ठीक है, तो सॉल्वेंट के बीच में स्पेस पाया जा रहा होगा, तभी वो सॉल्यूट को अपने अंदर इनबिल्ट करे ले रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पे ये लाइन है, इसको हमें जो है ध्यान देना है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। हमें ये भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, और ऐसा क्यों होता है इसे भी हम देखेंगे। तो यहाँ मेन चीज़ हमने ये देखी कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप स्वतः ही मिल जाना ही विसरण या डिफ्यूज़न कहलाया, और जो कि गर्म करने पर ये इसकी जो प्रोसेस है डिफ्यूज़न की वो तेज़ हो जाती है। अब हमें यहाँ पे आगे की जो प्रोसीजर है, ठीक है, कि नेक्स्ट में क्या होता है यहाँ पे देखिए। इसमें पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वो कैसे करते हैं, इसे हम क्रियाकलाप के द्वारा करेंगे। तो देखिए इसमें एक खेल को एक मैदान में खेलें। ठीक है, मतलब एक खेल है यहाँ पे, इस खेल को इस एक मैदान में खेलिए और आगे बताइए कि आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाइए। पहला समूह ईद मिश्मी नर्तक जैसे होते हैं उनकी तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। पहले समूह को ये काम करना है, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद है जो दूसरा समूह है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मानव श्रृंखला बना ले। दूसरा जो समूह है वो खाली मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छू करके एक श्रृंखला बना ले। और जो चौथा समूह है वो उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे छोटे समूहों को बांट ले, क्योंकि अभी तक के जितनी भी बन रही थी मानव श्रृंखला वो सब एक ग्रुप में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब जो चौथी वाली होगी वो अलग अलग गुट बना लेगी। ठीक है, छोटे छोटे समूह बना लेंगी। फिर क्या करना है कि किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। तो अगर हम ये देखें तो इसमें पहला जो समूह था जिसमें एक दूसरे को जकड़ करके रखा हुआ है, वहाँ पे उसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल होगा। और इसमें जो है जो अधिक मतलब इनमें अगर उनका कंपैरिजन कणों के हिसाब से किया जाए तो सबसे अधिक बल जो बल से जो पकड़ रखा है वो पहली वाली कंडीशन पे है। ठीक है, जो पहले में एक दूसरे से एकदम जो है मतलब हाथों को जकड़ करके पूरे जितने भी ग्रुप में लोग हैं वो एक दूसरे को लेकर के खड़े हैं, जैसे एक नृत्य जो होता है उस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो जब एक साथ एक जगह जुट करके, जैसे सॉलिड है फॉर एग्जांपल सॉलिड, तो वो जो है उसमें फोर्स उसको ब्रेक करने में, उसको जो है अलग करने में उसमें फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। एक और क्रियाकलाप यहाँ पे देखिए। इसमें क्या करना है, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लीजिए। इन पर हथौड़ा मार कर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, थोड़ा छोटे टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करिए। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यहाँ पे ये करने के बाद हमें यही चेक करना है कि इन तीनों ही जो पदार्थ हमने ले रखे हैं उसमें कौन से जो है पदार्थ हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो जो कील है उसी में ही सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक और क्रियाकलाप है, इसमें क्या करना है, एक थाली में जल लेकर के उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है?
जल की सतह ना कटने का क्या कारण है? अगर देखा जाए थाली में, अगर प्लेट में, क्योंकि प्लेट हमारी छिछली होती है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम लाइन खींचेंगे तो लाइन खिंच तो जाएगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो भर जाएगी, तो वो उसमें बीच में कटेगा नहीं जल की। हमने लाइन उंगली से खींचने की कोशिश की और फिर उसके बाद वो वैसे ही रहे, थोड़ी देर बाद कुछ ही सेकंड में वो फिर से वैसे ही हो जाएगा। तो वो क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हमने यही यहाँ पे देखना है कि जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा ना, तो वही यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये सारे जो क्रियाकलाप यहाँ बताए गए उसका मेन मकसद ही यहीं पे था कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है और इसी को यही जो आकर्षण बल है उसका सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो ये जो है आकर्षण बल है जो पार्टिकल्स को अपने पास जो है अट्रैक्ट, मतलब अपने पास जोड़े रखता है, ठीक है, ये अलग अलग पदार्थों में अलग अलग तरीके का होता है, तो उसी के हिसाब से ही जो है इसमें लगता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, तो इनका आंसर जो है ढूंढने की कोशिश किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं जो, जैसे कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसमें ये कहा गया है कि कौन पदार्थ हैं, तो भाई पदार्थ अगर देखें तो कुर्सी है, वायु है, ठीक है, और स्नेह है, गंध भी है, गंध भी जो है वायु के अंतर्गत भी आ जाएगी, बादाम भी पदार्थ हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे शीत, ठंड में जो कुहासा वगैरह जो होता है वो, नींबू पानी पदार्थ है, इत्र भी है, सुगंध, इत्र की सुगंध, इत्र की जो स्मेल होती है, तो स्मेल भी तो एक जो है वो एक एयर में एक एयर कंपोनेंट के अंतर्गत ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, पदार्थ हैं। अब इसमें घृणा, विचार, ठीक है, तो ये जो है पदार्थ के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए, जो प्रेक्षण सारे हुए उनका कारण बताइए कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। हालांकि हमने ये यहाँ पे ये चीज़ देखी थी डिफ्यूज़न वाली प्रोसेस में कि जो डिफ्यूज़न होता है यानी कि जो विसरण की जो प्रोसेस होती है पदार्थों का मिलना, ठीक है, तो ये जो है ये जिन पदार्थों के मिलने में जो है डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। एक तरीके से कहें कि अगर कोई परफ्यूम की शीशी है, ठीक है, और उस परफ्यूम की शीशी को रूम में, ओपन रूम है काफ़ी बड़ा, वहाँ पे अगर हम स्प्रे करें तो जो इत्र है वो उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो रीज़न क्या है उसका, डिफ्यूज़न, ठीक है। तो ये विसरण की ही तो प्रोसेस है कि जिसमें जो है वो सारे पार्टिकल फैल जाते हैं। तो यही चीज़ है कि ये जो विसरण की जो प्रोसेस है ये जो है हीट करने पर यानी गर्मी पाने पर बहुत तेज़ी से होती है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है ना कि गर्म खाना जो होता है उसकी गंध काफ़ी दूर तक की पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की नहीं पहुँचती है। तो यहाँ पे विसरण की ही प्रोसेस, डिफ्यूजन वाली प्रोसेस यहाँ वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेषित होता है? तो देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्विमिंग पूल में गोताखोर जो है वो पानी को काट पाता है। हालांकि गोताखोर को तैरने के लिए पानी को जो है इधर उधर हटाना पड़ता है, तो यही क्या होगा, पानी को काटना होगा, यानी पानी को काटते काटते वो आगे चला जाता है, लेकिन पीछे फिर से पानी वैसे ही हो जाता है। तो इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेषित होता है? तो ये तो जो है अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये भौतिक गुण के ही अंतर्गत आएगा, ठीक है, क्योंकि जो है पानी है, पानी की जो प्रॉपर्टी उसकी लिक्विड प्रॉपर्टी है उसको वो काट करके आगे बढ़ा है, तो भौतिक गुण के भी अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा अभी हम लोग ने जो एक आकर्षण बल के बारे में पढ़ा था वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि वो जैसे गोताखोर आगे की तरफ निकलता जा रहा है और पीछे की तरफ फिर से पानी वैसे ही होता जा रहा है। तो मेनली अगर देखा जाए कि ये किस गुण को प्रेषित कर रहा है तो ये भौतिक गुण है, ठीक है, तो पानी के भौतिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? पदार्थ के कणों की जो विशेषताएं हैं वो हम लोग ने जो अभी तक की पढ़ी, उसमें पहले तो हम लोग ने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने यही देखा कि सॉलिड फॉर्म में भी जो मैटर होता है वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैस फॉर्म में भी होता है। दूसरी कुछ और भी विशेषताएं देखी कि जो मैटर होता है उसमें विसरण की जो है प्रोसेस होती है, ठीक है, और जो है पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण बल एक काम करता है, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग तरीके का आकर्षण बल होता है। तो इस तरीके की कई सारी हमने विशेषताएं जो है उपरोक्त जो भी हम लोग ने पोर्शन पढ़ा उसमें हमने देखी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो हमारी आती है वो है पदार्थ की अवस्थाएं। तो अब असल में जो पदार्थ की जो स्टेट है मैटर की उसे हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इसमें अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखिए, कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। जनरली अगर हम देखें तो मैटर हमें 3 फॉर्म में दिखाई देंगे, एक होता है ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसकी कणों की विभिन्न जो विशेषताएं हैं उनके कारण होती हैं। मेनली
कणों की जो पार्टिकल्स हैं उनकी विशेषताओं के कारण ही ये जो सारी स्टेट दी गई हैं तीनों, ये उसी की ही वजह से होती हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस अवस्था। तो क्रियाकलाप के आधार पर भी हम इसे देखते रहेंगे। इसमें हमें देखना है कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे कि पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। और फिर आगे देखते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी हम ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं ना, तो ठोस अवस्था में जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं उनको हम एकत्रित करेंगे। अब हमने जितनी भी वस्तुएं ली, इन वस्तुओं के चारों ओर से पेंसिल घुमा करके इनके आकार का रेखा चित्र बनाइए, इनका स्ट्रक्चर बना लीजिए। क्या इन सभी पदार्थ, जितने भी जो पदार्थ हमने लिए हैं, उनके आकार और उनकी आकार स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? क्या इनका आयतन जो है वो स्थिर है और इनकी जो सीमाएं जो बन रही हैं, क्या वो भी जो है स्पष्ट बन रही हैं? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या फिर गिराने से क्या होता है? ये जो पदार्थ हम लोग ने लिए, ठीक है, इन पर अगर हथौड़ा मारे तो क्या होगा, अगर गिरा दिया जाए तो क्या होगा, खींचा जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? क्या ये, अगर ये जो पदार्थ हैं इनको अगर एक दूसरे में सम्मिलित किया जाए, ठीक है, डिफ्यूज़ किया जाए, क्योंकि विसरण की प्रोसेस ही हम लोग ने यही पढ़ी थी ना, कि दो पदार्थों को आपस में मिलाना। ठीक है, तो अगर क्या इसमें विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, बल फोर्स लगा करके इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न जो है होता है? तो आइए इन सारे प्रश्नों का आंसर यहाँ पे देखते हैं। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। जितने भी हमने उदाहरण लिए, वहाँ पे लकड़ी लिया और जो है पेन वगैरह जितने भी चीज़ें हमने वहाँ पे ली, ठीक है, वो सब किसके हैं? ठोस के उदाहरण हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। तो हमने ये देखा कि जितने हमने पदार्थ लिए उन सब का स्ट्रक्चर भी एकदम जो है बन रहा है, वो भी जो है नियत उनका स्ट्रक्चर, स्पष्ट उनकी सीमाएं बन रही हैं। ठीक है, स्थिर आयतन है, सीमाएं बन रही हैं तभी उनका आयतन जो है वो क्या है? स्थिर है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें, तो इनमें संपीड़ितता कैसी है? नगण्य होती है इनकी। संपीड़ितता जो होती है वो इनकी नगण्य होती है। अभी पता चलेगा संपीड़ितता क्या होती है। बाइबल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। ये जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो क्या, उनके ऊपर अगर फोर्स बाह्य बल अगर लगाया जाए तभी वो अपना जो स्ट्रक्चर है वो अपना बनाए रखेंगे। जैसे पेन है, उसको दबाने पर वो पेन जो है वो हाँ, हथौड़ी से मारा जाए तो चूरा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसको दबा प्रेस करने पर वो जैसा है वैसे ही रहेगा। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहीं पे ही इसलिए ये दृढ़ होते हैं। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब जैसे यहाँ पे है, रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? क्या यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है? क्यों? स्पंज जो है वो ठोस के अंतर्गत आता है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। तो अब ये सारे जो ठोस हैं उनके बारे में ऐसी जो बातें कही गई हैं वो जो है ठोस हैं, फिर भी ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्यों हैं? तो आइए देखते हैं। देखिए, बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। तो हम जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो अपनी निश्चित आकार में बने रहते हैं, तो इस वजह से रबर बैंड जो है उसको जो है ठोस में रखा जाता है, क्योंकि इसको अगर खींचा जाएगा तो ये इसका आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन छोड़ते ही भर में ये फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, और क्या, अगर इस पर ज़्यादा बल लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ठोसों की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उनका शेप चेंज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो टूट सकते हैं लेकिन उनका शेप चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ हो गई रबर बैंड के बारे में। अब है कि जैसे शर्करा है, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथों में ले लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनकी जो क्रिस्टल है उनका आकार नहीं बदलता है। आपने देखा होगा कि शर्करा है उसका जो है इसका आकार है, इसकी क्रिस्टल का क्यूब शेप, ठीक है, वो चाहे हम कहीं पे भी ले लें, हाथों में लें, कहीं पे भी लें, उसका जो आकार है वो एक एग्जैक्ट वैसे ही रहता है। अब जैसे यहाँ पे स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज का समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं पे ही हमारा जो संपीड़न है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। ठीक है, जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है और जिससे इसका जो संपीड़न है वो संभव हो जाता है। अच्छा, संपीड़न स्पंज में क्यों कहा गया है? क्योंकि संपीड़न का मतलब ही यही होगा कि अगर किसी भी चीज़ को प्रेस किया जाए तो वो जितनी ज़्यादा वो जो है दब सके, जितनी ज़्यादा वो चपटी हो सके। ठीक है, उसको उस पर फोर्स लगाने पर उसका शेप जितना ज़्यादा पतला हो सके, फोर्स लगाने पर, वही उसका क्या कहलाएगा? संपीड़न
संपीड़न कहलाएगा। तो स्पंज पर जब फोर्स लगाते हैं तो वो एकदम जो है वो संपीड़ित होती जाती है, सिकुड़ती जाती है, ठीक है। तो अच्छा, इसको ठोस क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे ही फोर्स उसके पर से स्पंज पर से हटता है, क्योंकि इसमें एयर स्पेस है, इसलिए वो जो है सिकुड़ता जाता है, संपीड़ित होता जाता है। जैसे ही उसके ऊपर से फोर्स हटता है वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। तो इसी वजह से उसको भी सॉलिड में रखा गया है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेट है द्रव अवस्था। इसे भी क्रियाकलाप के आधार से ही हम देखेंगे। इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्र करें। जैसे कि हमें क्या चाहिए? जल चाहिए, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय, ये सारी चीज़ हमें चाहिए। अब विभिन्न आकार के हम बर्तन लेंगे, ठीक है। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। क्या करना है? अलग अलग आकार के बर्तन लेंगे और प्रयोगशाला की एक मापक सिलेंडर जो है उसकी सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लेंगे। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालेंगे। हमें क्या करना है कि इन जितने भी द्रव हैं उनको फर्श पर अगर डालेंगे तब क्या होगा? फिर उसके बाद किसी एक द्रव का 50 ml माप करके विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। अलग अलग तरीके के जो बर्तन हम लेंगे, अलग अलग तरीके के बर्तनों में इस 50 ml का जो भी द्रव हम लेंगे उसे डालेंगे, ठीक है। प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है, ये भी हम चेक करेंगे। मतलब कहने का है कि यहाँ पे हमने लिक्विड लिया है, लिक्विड का मेनली आयतन में चेक करना है, ठीक है। कि पहले तो हम इसको फर्श में डाल दें तब क्या होगा? उसके बाद हमने 50 ml हमने लिक्विड ले लिया है, उसके बाद अलग अलग शेप के जो बर्तन हैं उनमें हम डालेंगे और उसमें हम उसका मापन लेंगे कि कहाँ कहाँ तक के जो है वो, मतलब कि उसका जो लेवल है वो उस बर्तन की कितने एरिया को वो कवर कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? ये सब देखने के बाद फिर हमें ये देखना है कि क्या द्रव का आकार एक समान रहता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेलने पर क्या ये आसानी से बहता है? तो ये सारी प्रॉपर्टी लिक्विड से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो देखिए कि जब हम लोग ने ऑब्जर्वेशन किया, प्रेक्षण किया, तो हम ये पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो हमने अलग अलग जो शेप के बर्तन लिए उसमें हमने ये देखा कि 50 ml का जो लिक्विड था वो हमने सभी बर्तनों में ट्रांसफ़र किया। तो हर बर्तन में 50 ml का जो लिक्विड था वो, उसमें 50 ml के लिक्विड में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो द्रव का जो आकार है वो चेंज हुआ। आकार क्या होता है? शेप जो होता है वो बर्तन का शेप ले लेता है, ठीक है। तो उसका शेप फिक्स नहीं होता लेकिन उसका आयतन फिक्स होता है। उसकी बात है जिस बर्तन में इन्हें रखा जाएगा ये उसी का ही आकार ले लेंगे। द्रवों में बहाव होता है, ठीक है, और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से जो द्रव होते हैं, ये जो मैटर है ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। यही रीज़न है कि इनको तरल कहा जाता है, ठीक है, तरल कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ देखा कि द्रवों की प्रॉपर्टी में कि इसमें बहने का गुण होता है, आकार इनका जो है निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है, लेकिन इनका आयतन फिक्स होता है, इसी वजह से इनको लिक्विड कहते हैं। अब हमें क्रियाकलाप में जो हमने देखा उसके संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। मतलब कहने का है कि देखा हमने कि ठोस और द्रव का जो विसरण है वो द्रवों में संभव है। अगर दोनों में देखा जाए तो द्रवों में विसरण संभव है। अभी हम लोग ने जो विसरण डिफ्यूजन जो पढ़ रहे थे तो हम लोग ने द्रव का ही तो लिक्विड का, क्योंकि एक तो हम लोग ने सॉलिड लिक्विड का लिया था तो उसमें भी विसरण संभव हो रहा था, लेकिन एक हम लोग ने लिक्विड का लिया था कि जो स्याही की जो बूंद है वो तो लिक्विड के फॉर्म में है ना, वो भी हमने जो पानी में डाली तो वो घुल गई, ठीक। तो यहाँ पे ये है कि जो द्रव होते हैं उनका विसरण जो है वो, द्रव का विसरण द्रवों में संभव है, लिक्विड का द्रव का विसरण जो है वो द्रवों में संभव है, और ठोस का भी जो विसरण जो है वो भी द्रवों में संभव है। अब है कि वातावरण की जो गैसें हैं वो विसरित होकर के जल में घुल जाती हैं। वातावरण की जो गैसें हैं वो भी विसरित डिफ्यूज होकर के जल में वो भी घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषता कौन कौन सी हो सकती हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए ये अनिवार्य होती हैं गैसें। तो यहाँ पे देखिए कि सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है। तो देखा जाए कि जो डिफ्यूजन की जो प्रोसीजर है वो ठोस, द्रव और गैस इन तीनों का ही द्रवों में संभव है, ठीक है। और ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ये दो रीजंस हैं कि जिस वजह से जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो ठोसों की तुलना में द्रवों में अधिक होती है, ठीक है। और जो गैस होते हैं उनमें तो और भी ज़्यादा अधिक होगी क्योंकि इनमें और स्पेस होगा।
उनके जो पार्टिकल हैं वो और तेज़ी से मूव करेंगे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट जो अगली जो स्टेट है वो है गैसीय अवस्था। तो आइए देखते हैं। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे से में हवा भरता है? उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता होगा। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस क्रियाकलाप में हमें ये देखना है कि 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें। सिरिंज का जो सिरा होता है, जैसा कि चित्र में नीचे चित्र जो है उसमें देखेंगे। सभी सिरिंजों के जो पिस्टन हैं उनको हटा लें। पीछे के जो पिस्टन है उनको हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें और दूसरे में जल और तीसरे में चौक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। चौक के टुकड़े भरने हैं, ठीक है। पिस्टन को वापस से सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें ताकि वो ईजिली अंदर जो है वो रन कर सके, ठीक है। उसके बाद आप पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की, इसको दबाने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिस्टन है। 3 सिरिंज ली गई थी, एक में खाली एयर ही रहने दिया गया और पहले जब इनको निकाल लिया गया, दूसरे में लिक्विड भर दिया गया, तीसरे में एक चौक के टुकड़े भर दिए गए, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो गैस भरी है जो ओपन वाला है, ठीक है, और इसका जो मुंह है वो रबर कॉर्क से पैक्ड है। तो आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? तो जाहिर है जिसमें गैस होगी उसमें ईजिली वो पिस्टन जो है वो अंदर चला गया होगा। अपने प्रेक्षण से आपने ये जो आपने प्रेक्षण किया, जो ऑब्जर्वेशन किया, उससे आपने क्या अनुमान लगाया? तो आइए देखते हैं कि हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की जो संवेदता कंप्रेशन होता है वो काफ़ी अधिक होता है, ठीक है। और हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली जो गैस होती है ना, जो हम एलपीजी गैस, पेट्रोलियम गैस जो यूज़ की जाती है, उसको द्रवीकृत कहा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है। या फिर अस्पतालों में दिए जाने वाले जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं उनमें जो गैस होती है उसको संपीड़ित करके किया जाता है। इतना ज़्यादा उसको संपीड़ित कर दिया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। तभी जो है एलपीजी गैस जो है उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा गया। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कंप्रेस नेचुरल गैस है इसका उपयोग वाहनों में यूज़ किया जाता है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। तो जो संपीड़ितता है यानी कंप्रेशन है वो काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को हम कम से कम वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है या कर सकते हैं एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको भेजा भी जा सकता है, ठीक है। तो जैसे हमारी नाक है, हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? और खाने की गंध के जो कण हैं वो वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गंध है, जो खाने की जो गंध है, अच्छी स्मेल है, ठीक है, वो हमारे मतलब कि इतनी दूर तक की वो सफ़र कैसे कर लेती है और हमें हमारी जो गंध है जो हमारे पास कैसे पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि जो रसोई में फैल कर हम तक पहुंचती है। खाने की जो अच्छी स्मेल होती है वो जो खाना पक रहा होता है उससे निकल करके वो पूरी रसोई में फैल जाती है और फिर वहाँ से निकल के फिर दूसरे एरिया में यानी हमारे तक पहुँच जाती है। ये गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। ये जो स्मेल है इसके कण जो है और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की जो महक है वो हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुँच जाती है। और इसकी तुलना में ठोस एवं द्रवों के विसरण जो है, अगर इनमें ठोसों और द्रवों के विसरण अगर उससे जो है इसकी तुलना करें तो देखेंगे कि हम जो गैस हैं उनकी जो डिफ्यूज़न है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो देखें कि जो डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस है वो गैसों में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और संपीड़ितता जो होती है, कंप्रेशन जो होती है वो भी गैसों में उतनी ही ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू लिक्विड। ठोसों में ये सारी चीज़ें कम होती हैं। तो आगे देखते हैं कि कणों की तेज़ गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे ठोस का यानी प्लेट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरीके से देखिए इसके सारे पार्टिकल आपस में कितनी क्लोजली बाउंडेड हैं। और दूसरे आप देखेंगे कि इनका मूवमेंट भी बहुत ही मुश्किल से होता होगा। लिक्विड में आप देख रहे हैं कि एक पोर्शन दिखाया गया है कि इसमें स्पेस है ताकि जो पार्टिकल है वह इधर उधर जिगजैग मोशन में मूवमेंट कर सकते हैं। जबकि आपने गैस में देखा तो गैस में तो जो पार्टिकल है बहुत ही ज़्यादा फ्री फॉर्म में जो है मूव करेंगे, ठीक है। तो ये थे तीनों स्टेट के जो है उनकी अवस्थाओं का, उनकी गति की जो उनके जो पार्टिकल हैं वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, उनका सब कुछ दिखाया गया था इस स्ट्रक्चर में, ठीक है।
तो ये तो हो गया इनका मूवमेंट। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये क्लियर कर लेना है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अनियमित होती है, कोई इनका कोई न रोक टोक कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अनियमित गति करते हैं, अत्यधिक तीव्र गति से गति करते हैं। ये जो अनियमित गति है उसके कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही देखा कि जो बर्तन की दीवार है उस पर जो गैस के कण हैं उनके द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे जो बल है उसके कारण गैस का दबाव बनता है, गैस का जो प्रेशर है वो बनता है। तो ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अब हमें प्रश्न यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या है कि किसी तत्व का जो द्रव्यमान है वो प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान और प्रति इकाई आयतन, उसको ही हम क्या कहते हैं, घनत्व है। तो ये घनत्व का फॉर्मूला दिया गया है। अब है कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनके आधार पर आप इसको करने की कोशिश करिए कि बढ़ता हुआ किन का घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। तो देखिए, वायु है, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल है, चौक है, रुई है और लोहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एयर है, ठीक है, घनत्व को हमको किस में रखना है, बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो सबसे कम घनत्व किसका होएगा, जो जिसमें जितना ज़्यादा जो है स्पेस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वायु हो जाएगी, फिर उसके बाद चिमनी का धुआं हो जाएगा, उसके बाद आप जो है ये ले सकते हैं कि शहद लिक्विड ले सकते हैं, ठीक है, जल ले सकते हैं, उसके बाद आप रुई ले सकते हैं, चौक ले सकते हैं, लोहा ले सकते हैं। लोहे का घनत्व सबसे ज़्यादा होएगा, ठीक है। तो उसका जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि तीनों ही तरीके के आपने पदार्थ यहाँ पे देख लिए और उनकी जो अवस्थाओं में जो उनके जो गुण हैं उनमें होने वाले जो अंतर था उसको भी आपने देखा कि किन किन चीज़ों में कि जो है किस किस पदार्थ में, सॉलिड में जो संपीडितता थी वो कैसी थी और लिक्विड में कैसी थी, गैस में कैसी थी। तो इस आधार पर हम उनके अंतर को सारणीबद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो आपने देखा दृढ़ता पे, संपीडितता पे, तरलता पे, बर्तन में गैस का भरना, आकार और गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो हमने घनत्व के बारे में पहले क्वेश्चन में देखा और बाकी यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट्स दिए गए इन सब के बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया। तो इन सब पर टिप्पणी हो सकती है। तो यहाँ पे है कारण बताना है। तो आइए इसको कारण बताने का भी जो है प्रयास करते हैं। पहला है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो इसका कारण क्या है, आखिर कैसे ये पूरे बर्तन को भर देती है। तो हम जानते हैं कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो फ्री फॉर्म होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो वो एकदम फ्री फॉर्म में जो है मूवमेंट करते हैं। उनमें उनकी जो विसरण की जो इनमें डिफ्यूज़न की जो है डिफ्यूज़न जो उसमें होता है वो भी बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत जल्दी चीज़ों में मिल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, मेन जो इनका गुण है कि ये स्पेस और भी ज़्यादा घेरती हैं। तो इसलिए ये किसी भी बर्तन को ये फिल कर देंगी, चाहे इनको जितना भी, अगर जो है छोटी सी जो मतलब जो परफ्यूम में या थोड़ी सी भी गैस कहीं पे भी है वो एक छोटे से सिलेंडर में भी हो सकती है। उसको संपीड़ित करके अगर भरा जाए उस पे में उसका भी एरिया कवर कर लेगी और वही गैस उतनी ही मात्रा में अगर एक रूम में छोड़ दिया जाए तो उस पूरे रूम को भी वो फिल्ट कर देगी, ठीक है। तो ये था कारण उसका। दूसरा है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गैसीय पार्टिकल होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट बहुत तीव्र गति से होता है, उनमें गतिज ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। तो गतिज ऊर्जा के कारण और जो पार्टिकल होते हैं वो फ्री होते हैं तो वो आपस में उनके टक्कर होती है। तो मतलब कि गतिज ऊर्जा के कारण वो अपने मूवमेंट की कंडीशन चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही वो दीवार से टकराते हैं तो उनका मूवमेंट बाधित हो जाता है। तो इस वजह से वो बार बार टकरा करके उस पर फोर्स डालते हैं, दबाव डालते हैं। फिर है, लकड़ी की मेज़ ठोस कहलाती है, ठीक है। क्या इसका कारण है, इसका कारण हम जानते हैं कि जो ठोस होती है उसका आकार निश्चित होता है, उसके पार्टिकल सारे पास पास होते हैं, सॉलिड होती हैं, ठीक है। उसका शेप चेंज नहीं होता है, अगर हम मारे कोई भारी चीज़ से तो उसके टुकड़े हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी, तो इस वजह से जो लकड़ी की मेज़ है वो ठोस होगी। नेक्स्ट है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ये भी एक अच्छी चीज़ है। पहले तो हम ये क्लियर ही कर लें कि हवा के जो पार्टिकल है वो काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं, काफ़ी दूर दूर में रहते हैं, तो उनके बीच में स्पेस रहता है, ठीक है। तो इसमें हम इजीली हाथ चला सकते हैं, अपने हाथ का मूवमेंट चाहे जैसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल, हमने एक बार ये भी चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो
जो मतलब पावर होती है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल, जब पार्टिकल, वो एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा था अभी पीछे कि जो लड़कियां जो है वो एकजुट होकर के जब एक साथ खड़ी थी तो वो ज़्यादा शक्तिशाली इनका ग्रुप कहा जा रहा था, ठीक है। तो वही रीज़न है यहाँ पे कि लकड़ी के जो पार्टिकल हैं वो जो है बहुत पास पास होते हैं और इस वजह से उनको तोड़ने में शक्ति ज़्यादा जो है, अगर उस पर हम हाथ चलाएंगे तो हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। अच्छा, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि इसमें ये कहा गया सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। तो जनरली हम ये जानते हैं कि जो द्रव होते हैं वो ठोसों के अकॉर्डिंग टू जो है, अगर दोनों में देखा जाए, कंपैरिजन देखा जाए ठोस और द्रव में, तो द्रवों का घनत्व जो होता है वो ठोसों के अकॉर्डिंग कम होता है। लेकिन बर्फ़ की यहाँ पे बात की जा रही है और हम जानते हैं कि जो बर्फ़ होता है उसका शेप साइज सब जैसे ठोस होते हैं वैसे ही होता है। लेकिन एक और भी प्रोसेस है कि हमने ये भी देखा है कि जो जो बर्फ़ होती है, ठीक है, तो बर्फ़ जब लिक्विड से जो है वो जब बर्फ़ के रूप में पानी, वही पानी जब बर्फ़ के रूप में जमता है, तो हमने ये देखा, ये एक्सपेरिमेंट भी हम लोग ने कई बार किया होगा कि अगर मान लीजिए कि हम एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, ग्लास में हमने आधा ग्लास जो है पानी या पूरा फुल ग्लास पानी भर करके हमने फ्रिज में इसको जमने के लिए नहीं रखा है, लेकिन हमने जितना भी रखा है कम रखा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे जब उसमें बर्फ़ जमती है तो वो उसकी सरफेस, उसकी जो सतह है उससे भी ऊपर उठ जाती है, यानी कि उसका वो शेप ज़्यादा बढ़ जाता है उसका, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसका जो आयतन में जो उसका जो बढ़ाव होता है तो उससे उसका घनत्व में कमी आ जाती है। तो इसी वजह से जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ की जनरली उसका जो घनत्व होता है वो कम होता है अकॉर्डिंग टू द्रव की, इस वजह से जो बर्फ़ होती है वो द्रव में तैरती रहती है, ठीक है। अब आगे हमें ये देखना है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे। अपने प्रेक्षण से हम ये जो है जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। हमने अभी तक के जितने भी प्रेक्षण किए उनसे हमने यही देखा कि जो लिक्विड है यानी जल है, जल, ठीक है, वो तीनों अवस्था में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ़ की कंडीशन में, द्रव जैसे जल में, और गैस जैसे जल वाष्प, ये तीनों ही अवस्थाओं में जल जो है वो रह सकता है। अब अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या जो है होता है इसे हमें देखना होगा। तो अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ की कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट देखेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव, कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसे क्रियाकलाप के आधार पर करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि एक बीकर में हम 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें और जैसे चित्र दिखाए गए उसके अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार उल्टा मतलब कि लटका दें, इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। यानी हमको जो है 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़े लेने हैं, उसको जो भी बाउल वगैरह जिसमें भी रखेंगे उसके ऊपर हमें थर्मामीटर को लेकर के उसे उसके ऊपर सिर्फ जो है टच करके हमको छू करके उसको इस तरीके से रखना है कि वो उसको छुए। फिर धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। बीकर से हम उसको जो है, जो बीकर है उसको धीमी आंच पर गर्म करना चालू करेंगे। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लेंगे। वैसे थर्मामीटर तो ऑलरेडी लगा ही रखा है ना, तो अब जब बर्फ़ पिघलने लगेगी तो हम उसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे। उसके बाद जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करिए। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में जो भी आपको प्रेक्षण मिलेगा उसे आप नोट डाउन करेंगे। आप बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें। अब क्या करना है हमें, बीकर में हमें कांच की छड़ डालनी है और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल, और तब तक कि हमें गर्म करना है जब तक कि जल उबलने ना लगे, ठीक है। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प ना बन जाए, मतलब कि तब तक कि हमें थर्मामीटर पर नज़र रखे रहना है जब तक कि जल जो है उसकी ज़्यादातर मात्रा जो है उसकी वाष्प में कन्वर्ट ना हो जाए। तो क्योंकि हमें यहाँ पे तीनों ही जो है कंडीशन देखनी है ना, ठोस वाली भी, द्रव वाली भी और गैस वाली भी, तो जलवाष्प में भी कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो जल की द्रव अवस्था में से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में उनका भी जो भी ऑब्जर्वेशन आपने किया, प्रेक्षण किया, उसे भी नोट डाउन करिए। उसके बाद ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती। तो हमने यहीं पे ही देखा कि जो बर्फ़ था वो ठोस की कंडीशन में था, जब उसका तापमान बढ़ाया गया तो उसकी कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ गई, जिसकी वजह से हुआ ये कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन, जो कण जो थे वो अधिक तेजी से कंपन करने लगे और उससे ऊष्मा निकलने लगी। तो ये जो ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई जो ऊर्जा है वो कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है और इस कारण जो कण हैं वो अपने
अपने नियत स्थान को छोड़ करके अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। तो यही रीज़न है कि जो गतिज ऊर्जा से जो ऊष्मा निकलने लगती है, तो जिसकी वजह से आकर्षण बल के वो पार, जो उनका जकड़े रखने का जो है फोर्स उनके ऊपर लग रहा था, अब वो उनके पार चले जाते हैं, उनके हाथों से वो निकल जाते हैं पार्टिकल, ठीक है, और वो स्वतंत्र होकर के गति करने लगते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है कि जब ठोस पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि एग्जैक्ट एक साथ तुरंत तुरंत नहीं वो पिघल जाता है, थोड़ा थोड़ा करके जो है पिघलता है। तो जितना पोर्शन में वो पार्टिकल फ्री होते जाते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं, जो बर्फ़ है उसको, जो अभी एक्सपेरिमेंट किया था, उसको धीरे धीरे करके उसको बर्फ़ से वाष्प में कन्वर्ट करने की पूरी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। थर्मामीटर यहाँ पे लगा हुआ है, कांच की छड़ है, उसके बाद बीकर है, और फिर यहाँ पे बर्फ़ जो है उसको गर्म किया जा रहा है। फिर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे ये क्या है, प्रोसीजर है लिक्विड में कन्वर्ट करने का, ठीक है। सेकेंड वाले में यहाँ पे देखना है कि जो लिक्विड है, लिक्विड में तो ये कन्वर्ट हो चुका है, अब लिक्विड से इसको गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसको तब तक ही गर्म करेंगे जब तक कि वो उबलने लग जाए। और थर्मामीटर अभी भी इसमें जो है इसमें डला ही हुआ है इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है। न्यूनतम इसका जो टेम्परेचर आता है जिसमें ठोस जो होता है वो पिघल करके द्रव बन जाता है, वह इसी का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो यहाँ पे मेनली ये कहा गया है वह न्यूनतम तापमान जिसमें जो ठोस यानी बर्फ जो है वो पिघल करके द्रव बन जाता है, उसी को हम उसका क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और ये जो गलनांक होता है वो अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है, ठीक है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मेनली उसकी जो शक्ति है कि आकर्षण बल के जो सामर्थ्य है उसी को ही दर्शाता है किसी भी पदार्थ का जो गलनांक होता है। जिस पदार्थ का गलनांक जितना ज़्यादा हाई होगा तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो है आकर्षण बल यानी पार्टिकल्स के बीच में जो आकर्षण बल है वो उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन थी। अब हमें ये देखना है कि बर्फ़ का जो गलनांक होता है, ये लाइन हमें याद रखनी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 273.15 केल्विन, ठीक है। ये किसका होता है, बर्फ़ का गलनांक होता है। तो उसके बाद गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। अच्छा, आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं उसे भी, क्योंकि ये जो नोट होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें देखना ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें क्या है, नोट में है कि तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई जो मात्रक है वो क्या होता है, केल्विन होता है, किसका, टेम्परेचर का। अब 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने के बराबर होता है केल्विन के, 273.15 केल्विन के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बना करके 0 डिग्री सेल्सियस को, ये जो दशमलव है इसका पूर्णांक, इसको मतलब कि हटा दिया गया और पूर्णांक टोटल 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन के बराबर ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए जो तापमान है इसमें 273 घटाना चाहिए। मतलब कहने का है कि अगर हमें तापमान की माप करनी है और वो केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, जो भी हमने माप किया है उसको किससे, केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, तो उसके लिए हमें जो भी हमारे पास तापमान होगा उसमें 273 अगर घटा देंगे तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो सेल्सियस में आएगी, ठीक है। और सेल्सियस से केल्विन में अगर हमें बदलना है तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, जोड़ देंगे 273, तो वो केल्विन में आ जाएगा। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज थी जो कि हेल्प करेगी किसमें, आपकी आपकी इसमें जो है हेल्प करेगी जो है कैलकुलेशन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो लिक्विड कंडीशन में जो थी यहाँ पे प्रोसीजर, उसे देख लें एक बार। तो ठोस से द्रव अवस्था में जो बदलने की जो प्रोसीजर थी इसको हम लोग क्या कहते हैं, संगलन कहा था, संगलन भी उसे कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हम बर्फ़ लें, ठीक है, उसको रूम टेम्परेचर पे भी कुछ देर के लिए अगर छोड़ दें तो वो कुछ घंटों में वो क्या होगी, पिघल जाएगी, ठीक है। तो यही है कि ठोस के गलने की जो प्रक्रिया है उसमें तापमान समान रहता है, टेम्परेचर जो है इक्वल रहता है। ऐसे में जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो कहाँ जाती है, ठीक है। तो गलने के प्रयोग की जो प्रक्रिया है उसके दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। क्या, जब गलनांक की वाला जो पॉइंट है, ठीक है, तो वहाँ तक जब पहुँचने की कंडीशन आ जाती है तो हम ये देखेंगे कि वो जो वहाँ वो जो है सिचुएशन, जो टेम्परेचर रहता है उस समय जबकि बर्फ़ पिघलने स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर एंड तक वैसे ही रहता है जब तक कि पूरी तरीके से बर्फ़ पिघल नहीं जाती है।
तो बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है, चाहे आप बीकर को चाहे जितनी भी ऊष्मा प्रदान कर दीजिए, डायरेक्ट आपकी बर्फ़ पूरी तरीके से नहीं पिघलेगी। जब उसका गलनांक पॉइंट जो भी होगा वो जब उसका स्टार्ट हो जाएगा, उसी में ही वो धीरे धीरे करके जब पूरी तरीके से पूरी बर्फ़ जो है वो उस जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेम टेम्परेचर तभी तक के रहेगा जब तक वो पूरी पिघल नहीं जाती। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। अब जैसे यहाँ पे पूछा नहीं गया था कि जो जब नॉर्मल टेम्परेचर पे हुई हो रही है, यानी कि तापमान में कोई फर्क हो नहीं रहा है, तो ऊष्मा जा कहाँ रही है। तो वही देखिए यहाँ पे कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में, क्योंकि आकर्षण बल को ही तो कमज़ोर किया जा रहा है, तभी पदार्थ की अवस्था चेंज हो रही है, तो उसको बदलने में ही इस ऊष्मा का उपयोग होता है। ये जो ऊष्मा मेनली निकल रही है, ठीक है, जो कि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। अब तापमान में तो वृद्धि हो नहीं रही है, तो ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो बाहर निकलने से अच्छा है कि बर्फ इसको जो है एब्जॉर्ब कर लेगी और अपना जो आकर्षण बल के द्वारा जो बाउंडिंग बनी हुई है उसको तोड़ने का काम करेगी, उसमें उसको यूज़ कर लेगी। ये माना जाता है कि वह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पे गुप्त का अभिप्राय जो है वो छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, संगलन की प्रसुप्त यानी छुपी हुई ऊष्मा उसे कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली यही बात कही गई कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को अगर उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए ऊष्मा, जितनी ऊष्मा की जो आवश्यकता है उसकी अगर बात करी जाए, तो संगलन की जो प्रसुप्त जो ऊष्मा है उस वही जो है वो कहेंगे कि 1 किलोग्राम ठोस जो है उसको उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की प्रोसीजर है। ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है। ठीक है, अर्थात यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। तो यहाँ पे ये देखना है कि जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक, जल जो है उसमें जब हम ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, क्या है कि ऊष्मीय ऊर्जा, जब जल में ऊष्मीय ऊर्जा उसको दी जाती है तो कण तेजी से गति करने लग जाते हैं। आप यहाँ पे बर्फ़ का एग्जाम्पल लिए रखिएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आकर्षण बल जो उसका जो कंबाइन करने का जो पावर उसमें आकर्षण बल फोर्स लग रहा था वो अब टूट करके जो पार्टिकल हैं वो फ्री हो जाएंगे। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो लिक्विड से गैस में की कंडीशन दी गई है, क्योंकि यहाँ पे अब लिक्विड को ऊष्मा दी जा रही है और जो ऊष्मा दी जा रही है वो ऐसी स्टेट में आ जाएगी कि लिक्विड के पार्टिकल जो आपस में बंधे हुए थे वो भी एक दूसरे को ब्रेक करके अब आगे निकलने की प्रोसेस करने लग जाएंगे। तब वो जो है फ्री फॉर्म में होंगे तो वो भाप के फॉर्म में निकल जाएंगे। ठीक है, तो वो जो है किसमें, गैस में परिवर्तित होने लगेंगे। वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो ये जो है एक तरीके का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। वायुमंडलीय दाब पर ध्यान दीजिएगा कि वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। अगर देखा जाए तो क्वथनांक भी एक जो है समष्टि गुण है और द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, तो जल के लिए ये तापमान जैसे यहाँ पे 373 केल्विन दिया गया है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन है, 273 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 273 प्लस 373 केल्विन यहाँ पे कही गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जल का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री सेल्सियस के, और केल्विन के अकॉर्डिंग तो 373 केल्विन हो जाएगा। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की जो प्रसुप्त ऊष्मा है, यानी कि जो ठोस से जो है गलने की, ठोस से लिक्विड में बदलने की जो प्रोसेस थी वो क्या थी, संगलन की प्रोसेस थी। और यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो द्रव है उसको किस में बदलना है, गैस में बदलना है। तो जो तो वहाँ पे जो उसकी जो ऊष्मा लग रही है उसी से ही हमें इसे परिभाषित करना है, इस गुप्त ऊष्मा को। ठीक है, तो जो है अब यहाँ पे 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान पर भाप अर्थात वाष्प जो है, तो 373 केल्विन जो टेम्परेचर है उसमें वाष्प या गैस के कणों की जो यहाँ पे टेम्परेचर में वो दी गई है,
ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप की कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। क्या किया है कि जो भाप के जो कण हैं उन्होंने वाष्पीकरण की यानी कि उसे गैस में परिवर्तित होने के लिए जो उसको गुप्त ऊष्मा चाहिए उसके रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वाष्प यानी कि गैस में कन्वर्ट होने पर जो लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है उसका जो तापमान है उस पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। यही रीज़न है क्योंकि गुप्त ऊष्मा जो है वो उसको जो है अपने में एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ठोस है, ठोस में शीतलता यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस दिखाई गई है। यहाँ पे आगे ऊष्मा में जब ठोस को जब ऊष्मा दी गई, ठीक है, तो वो द्रव में कन्वर्ट हुआ, द्रव को ऊष्मा दी गई तो गैस में। सिमिलरली गैस को जब ठंडा किया गया तो द्रव में, द्रव को ठंडा किया गया तो ठोस बन गई। तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो कैसी है, रिवर्सिबल है। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है और गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हुए बिना ही ठोस अवस्था में ठोस से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। तो हमने ऐसे भी कुछ पदार्थ हैं तो उनका क्रियाकलाप के आधार पर हम उन्हें देखेंगे। जैसे यहाँ पे है जैसे थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें, ठीक है, और इसे चूरा करके चीनी की प्याली में डाल दें, चाइना जो डिश है उसमें डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रखें और इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए इसमें इस तरीके से रखना है। ठीक है, तो ये जो है जो कटोरी है जिसमें जो है उसको जो टुकड़ा है कपूर का और अमोनियम क्लोराइड का, कपूर और अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि रुई का टुकड़ा जो ऊपर इसकी कीप के मुंह को बंद रखा हुआ है, उल्टा करके इसको रख दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड या फिर कपूर, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो वो डायरेक्टली क्या बन रहा है, वाष्प में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो ये जो है ये गैस बनने के बाद ऊपर ठंडा जब होएगा तो ये ठोस कंडीशन में आ जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई है, ठोस की भी और गैस की भी। तो अमोनियम क्लोराइड का ये क्या है, ऊर्ध्वपातन दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो ऊर्ध्वपातन की कंडीशन है इसी में ही क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज हुए बिना ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब धीरे धीरे गर्म करके हम और भी ध्यान से देखेंगे इस प्रोसेस को। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, और गैस से सीधे ठोस बनने की जो प्रक्रिया है उसको निक्षेपण कहते हैं। तो ये दो प्रोसेस है, ऊर्ध्वपातन की कंडीशन सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बनना, ये निक्षेपण की प्रोसीजर कहलाता है। नेक्स्ट हमें ये देखना है, अगला प्रभाव है वो दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है कि हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की जितने भी घटक वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, इन कणों के बीच की जो दूरी है उनके अंतर होने के कारण ही पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में यहाँ पे जो मेनली घटक में कोई भी सॉलिड लिक्विड कुछ भी ले लिया जाए, पानी ले लिया जाए, लकड़ी ले ली जाए, उनकी बात हो रही है। तो किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर, संपीड़न करने पर क्या होता है, सिलेंडर में भरी गैस है, उसमें प्रेशर के द्वारा ही उसको संपीड़ित किया गया है। तो फिर क्या हुआ, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने पर या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको अच्छे से कि देखिए यहाँ पे एक पिस्टन लगाया गया है, ये सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे गैस के पार्टिकल हैं, अब इन पे प्रेशर लगाया गया, पिस्टन को नीचे कर दिया गया। फिर आप देख सकते हैं पार्टिकल का क्या कंडीशन हो रही, पिस्टन को एकदम नीचे कर दिया गया। तो पार्टिकल आपने यहाँ पे ये देखा कि पार्टिकल अभी कैसे थे, दूर दूर थे गैस के पार्टिकल। फिर जब आपने थोड़ा और इसको संपीड़ित किया प्रेशर लगा करके तो वो और पास पास आ गए, जैसे लिक्विड के होते हैं। फिर उसके बाद और जो है और मतलब कि लिक्विड नहीं, अभी भी थोड़ा सा गैस में क्योंकि मूवमेंट फ्री हो रहा है, और ज़्यादा जब संपीड़ित किया गया तो एकदम पास पास में आ गए। यानी कि कह सकते हैं कि जो है ज़्यादा प्रेशर करने पर गैस जो होती है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले तो यहाँ पे स्पेस का ही यहाँ डिफ्रेंसिएशन दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो दाब के बढ़ने और तापमान घटने से, और हाँ ये भी तो काम है कि दाब जैसे जैसे बढ़ रहा है और टेम्परेचर अगर घट रहा है, ठीक है, तो उससे गैस द्रव में
बदल सकती है कि दाब बढ़ रहा है और टेम्परेचर घट रहा है तो गैस जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि देखिए टेम्परेचर घटेगा तभी जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट नहीं होगा, जब मूवमेंट नहीं होगा तो वो और पास पास आ जाएंगे और मूवमेंट जितना तेज़ होता है वो उतना ही ज़्यादा अपनी जो है अवस्था का विरोध करते हैं। ठीक है, तो दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस जो है वो द्रव में बदल जाएगी। तो क्या आप ठोस CO2 के बारे में आपने सुना होगा कि इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, ठोस CO2। ठीक है, तो जब वायुमंडलीय दाब का जो माप है वो 1 एटमॉस्फेयर 1 ATM पर होता है तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो ये किसकी बात की जा रही है, ठोस CO2 की जा रही है। तो यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहा जाता है। तो इसीलिए ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसको इतना ज़्यादा संपीड़ित कर दिया जाता है कि ठोस अवस्था में आ जाती है। उसके बाद जब 1 ATM का जो वायुमंडलीय दाब होता है तो ये डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। तो प्रेशर और टेम्परेचर ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ लिक्विड में होगी, कौन सी गैस में होगी, कौन सी सॉलिड फॉर्म में होगी। तो आप ये पूरा देख सकते हैं कि जो ठोस है, ठोस में जब संगलन की प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी थोड़ा टेम्परेचर दिया जाता है और वो जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी जो बंधन होता है उससे टूट करके बाहर निकल, अपने बंधन को तोड़ के बाहर निकल आते हैं तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। द्रव का जब वाष्पीकरण होता है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस का जब निक्षेपण होता है तो वो फिर वापस से ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये प्रोसेस जो होती है रिवर्सिबल होती है कि ठोस का ऊर्ध्वपातन के द्वारा गैस में कन्वर्ट, गैस संघनन उसका होएगा तो द्रव में कन्वर्ट, द्रव का जब वो जम जाएगा तो वो ठोस में कन्वर्ट। तो ये अलग अलग प्रोसीजर हैं जिनको पूरी रिवर्सिबल जो है प्रोसेस के रूप में इसको दिखाया गया है। ठीक है, अंतरा रूपांतरण दिखाया गया है कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न हैं, इनका भी आंसर देने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। तो आप इसको कोशिश करिएगा कि जो है 300 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे केल्विन है, इसको सेल्सियस में बदलना है। तो हमने ये पहले भी देखा था कि अगर केल्विन को हम सेल्सियस में बदलेंगे तो ज़ाहिर है जो वैल्यू है उसमें से 273 को माइनस कर देंगे। तो 300 से 273 को माइनस कर दिए, जो आएगा वो सेल्सियस में हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। अब ये जो टेम्परेचर है इस पे जल की भौतिक अवस्था क्या हो सकती है। हमें पता है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें जल क्या होता है, बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। तो यहाँ 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो एकदम भाप बन करके, जितना पानी होगा ये तो पानी के लेवल पे पता चलेगा, अगर कम होगा तो पूरा ही भाप बन जाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो उसका आधे से ज़्यादा मात्रा जो है उसकी भाप बन जाएगी, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके बाद जो पानी होता है वो भाप बनने की मतलब कि उसमें वेपराइजेशन इसका होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों होता है। जब अवस्था परिवर्तन होती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि हमने अभी इसका गुप्त ऊष्मा के बारे में ये पढ़ा था कि जब तापमान चेंज हो रहा होता है उसको ऊष्मा जो भी दी जा रही होती है उसको जो है जो भी पदार्थ हैं, ठीक है, वो अपनी बाउंड जो पदार्थ हैं वो जो है उसके जो पार्टिकल हैं वो आपस में अपने एक आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं ना, तो वो अपनी बाउंडेशन को तोड़ते हैं। तो वो जो तापमान के निश्चित होने का कारण ही यही है कि जो थोड़ा बहुत अगर जो है जैसे बाहर के पार्टिकल है उनकी बाउंडेशन अगर टूट गई तो वो लिक्विड में, जैसे सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो गए। फिर टेम्परेचर फिक्स होने का रीज़न यही है कि जो ऊष्मा उनको दी जाती है वो फिर एब्जॉर्ब कर ली जाती है पार्टिकल के द्वारा। जो इंटरनल पार्टिकल्स होते हैं वो उस ऊष्मा को लेकर के अपनी बाउंडिंग को, जो उनकी बाउंडेशन है, जो बंधन है, उसको तोड़ने में उसका यूज़ कर लेते हैं। इसलिए जो बाहरी टेम्परेचर होता है वो इक्वल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडल की जो गैसें हैं तो संपीड़न है, संपीड़न के द्वारा उसको इतना ज़्यादा संपीड़ित कर दिया जाता है कि वह द्रव में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट अब हमारी हेडिंग है वो है वाष्पीकरण। तो देखिए वेपराइजेशन में क्या होता है, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना ही आवश्यक है। क्या अपने दैनिक जीवन से आपने कोई उदाहरण आप दे सकते हैं, आपने जो डेली रूटीन में देखा हो कि जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है, मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा भी नहीं है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पर पहुंचे बिना ही वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। तो जल को खुला छोड़ देने पर ये धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आप ये देख सकते हैं कि जब आप जो है अपने घर में भी इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि अगर जल है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो तब होता है जब हम उसको ऊष्मा देंगे, ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तभी भी उसकी कुछ ना कुछ मात्रा जो है वो जो है वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है।
तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो एटमॉस्फेरिक यानी कि एटीएम जो है वो गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। किसका है? गैसीय दाब का जो मापन है उसका ये मात्रक होता है। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। ये सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारे जो टिप्पणी में दिए जाते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गैस का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? पास्कल है। एक एटीएम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल में जो वायु का दाब होता है, प्रेशर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है। समुद्र की सतह पर अगर देखा जाए तो वो एक एटमॉस्फेयर के बराबर होगा और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब कहा जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, अब वैज्ञानिक पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ये सारी कुछ जो है कंडीशंस हैं, जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे बोस हैं और आइंस्टाइन हैं, इन दोनों ने जो है पदार्थों की ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और जो है जो कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं कंडेंसेट की, तो इन सभी जो 5 अवस्थाएं हैं उन पर चर्चा करें। तो सबसे पहले प्लाज्मा में, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। प्लाज्मा की जब अवस्था होती है तो इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक ऊर्जा वाले भी होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। तो ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? आयनीकृत। और आयन्स के बारे में आप तो जानते ही हैं कि कितनी तेज़ी से आयन्स जो हैं वो अपने कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, वो बहुत तेज़ी से अपनी जो है क्रिया करते हैं। तो ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। और यहाँ पे जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब जो दी गई है, जो CFL वगैरह होता है, तो उसी के बारे में, फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब जो होता है इसमें क्या फील्ड होता है? प्लाज्मा फील्ड होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती हैं। देखिए, ये जो गैसें हैं ये सब क्या हैं? अक्रिय गैसें। क्यों भरी जाती हैं ये भी पता चलेगा, ताकि वहाँ पे कोई और जो है क्रियाशीलता ना हो, मतलब कि जो क्रिएटिविटी, क्योंकि ये जो है अक्रिय गैसें, ये बस जगह घेर लेंगी। ठीक है, किसी भी तरीके कोई रिएक्शन, कोई भी जो है बाधा नहीं क्रिएट करेंगी कि रिएक्ट करके कुछ और जो है एक्सप्लोजन वगैरह कुछ हो जाए। ठीक, तो नियॉन बल्ब, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि नियॉन बल्ब जो होता है उसमें कौन सी जो है गैस फिल्ड की जाती है? नियॉन गैस फिल्ड की जाती है। और जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है, या फिर कोई अन्य गैस भी फिल हो सकती है। मोस्टली हीलियम का ही नाम होता है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर ये गैसें आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, ये जो गैसें यहाँ पे दी गई हैं ये कैसी हो जाती हैं? आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती हैं। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि प्लाज्मा बनने की प्रोसीजर किया गया है किसकी वजह से? फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो और नियॉन बल्ब में जो प्लाज्मा होता है वो होता कैसे, कहाँ से आता है? तो नियॉन बल्ब में जो गैस भरी जाती है नियॉन गैस, फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो हीलियम गैस या कोई अन्य गैस होती है, इन दोनों अक्रिय गैसें हैं। इन दोनों ही में जब विद्युत ऊर्जा ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है, तो ये आयनीकृत हो जाती हैं और यही आयनीकृत होने की जो इनकी प्रोसीजर है वही क्या बनाएगी? प्लाज्मा बनाएगी। ठीक है, और फिर ये जो प्लाज्मा है वो चमकीला होता है और अंदर से वो चमकता है और फिर अपना जो लाइटनिंग जो हमको दिखाई देती है उसका रीज़न यही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा ही है एक जो कारण है जो सूर्य और तारों में भी चमक होती है। सूर्य और तारों में जो चमक होती है किस वजह से होती है? प्लाज्मा के कारण होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। ठीक है, तो ये कहिए कि प्लाज्मा डाला नहीं जाता है बल्कि गैसों की आयनीकृत फॉर्म जो है वही क्या है? प्लाज्मा कहलाई। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में बात करें तो बोस और आइंस्टीन का जो है इनका कंडेंसेट जो था उसके बारे में ये क्या कह रहे हैं? सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं, तो सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, उल्फगैंग कैट्रेल और कार्ल E वेमन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था
मतलब ये इनकी जो ये जो पूरी कंडीशन है इसकी अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किन तीनों का, ये आप ध्यान रखिएगा कि 2001 में किन लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। वो अमेरिका के एरिक ए कर्नेल हैं और उल्फगैंग कैटरल और कर्ल ई वुमेन। ठीक है, ये तीन थे जिन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो है उसकी अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि जो बीईसी है वो ये जो पदार्थ की अवस्था है ये कैसे तैयार होती है। ये तैयार होती है कि सामान्य वायु घनत्व में, घनत्व कैसा हो, सामान्य वायु घनत्व हो उसके 1,00,000वें भाग, 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। ठीक है, तो बहुत इसका कम जो है इसका सारी चीज़ें इसका लेवल लिया गया है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर लॉग ऑन करके पदार्थ की चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था और अधिक इसकी जानकारी ले सकते हैं। 3 अवस्थाएं तो हम लोग जनरली पढ़ते ही रहते हैं, तो चौथी और पांचवी अवस्थाओं की जो खोज की गई है उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसमें से पांचवी अवस्था ये यहाँ पे हो जाएगी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अब आगे देखते हैं कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। क्योंकि वाष्पीकरण खाली ज़मीन से तो नहीं होता होगा ना, या पानी से तो नहीं, हमारे जो है शरीर से जो निकल रहा जो स्वेटिंग जो हो रही है उससे भी जो है वाष्पीकरण हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ से पानी निकल रहा होगा उन सब का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो अगर हमारे शरीर से निकला है तो हमारे शरीर की ऊर्जा प्राप्त करेगी, या आसपास जहाँ से भी उसका वाष्पीकरण पदार्थ का हो रहा, वो जल का हो रहा होगा, वो वहाँ से ऊष्मा प्राप्त करेगा। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। अब वाष्पीकरण की जो प्रसुप्त ऊष्मा है उसके बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। ठीक है, तो शीतल मतलब कि शरीर जो है वो ठंडा होने की कंडीशन यही है कि वाष्पीकरण के दौरान जो उसको ऊष्मा चाहिए होगी वो हमारे शरीर से अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, सोख ली जाती है, जिससे हमारा शरीर जो होता है वो ठंडा हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर के वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल अगर रखें तो जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी, और वायु में उपस्थित जलवाष्प है उसकी ऊर्जा पानी के संपर्क में आकर के कम हो जाती है। पानी के संपर्क में जैसे ही वो आती है, क्योंकि जो है जलवाष्प जो है वो जाहिर सी बात है गर्म होकर के ऊपर उठी है ना, तो वो जैसे ही वो पानी के संपर्क में आती है तो उसकी जो है ऊष्मा जो होती है वो कम हो जाती है, और ये द्रव अवस्था में फिर बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। अब यही जो जलवाष्प है वो जैसे ही जो है पानी के संपर्क में आती है तो उसकी जो ऊष्मा होती है वो जो है मंद पड़ जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो द्रव अवस्था में बदल जाती है और वो बूंदों के रूप में नजर आती है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? अच्छा, आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा जैसे लू वगैरह चल रही है, ठीक है, तो जब गर्म और शुष्क सूखे हुए जब दिन होते हैं तो उसमें कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो आपने ये देखा होगा कि चूंकि जो कूलर होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि कूलर में अक्सर करके हम लोग जो है उसमें घास वगैरह जो पानी जो ठंडा पानी अगर डालते हैं तो उससे ज़्यादा ठंडी हवा इस वजह से लगती है, क्योंकि अंदर की जो मेनली जो ऊष्मा है, ठीक है, जो भी हमारे बॉडी की हो या जो भी हो, ठीक है, तो वो जो है अवशोषित कर ली जाती है बाहर एटमॉस्फेयर के द्वारा। जो पानी होगा, आपने देखा होगा कि जो कूलर की जो घासें होती हैं ना, वो क्या करती हैं कि जो घास लगी रहती है उस पर पानी मुसलसल डलता रहता है, वो जो है उसमें जो पानी रहता है, रिसा रहता है बाहर की तरफ, वो क्या होता है कि वो जो ऊष्मा लेकर के वो वाष्पित हो जाता है। तो उसको वाष्पीकरण होने के लिए जो कूलर के अंदर जो पानी होता है उसकी ऊष्मा वो ले लेता है, वाष्पित होने के लिए उसको अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से कूलर का जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है, और इस वजह से जो है कूलर जो होता है वो रूम को ज़्यादा ठंडा करता है। यही सेम काम मटके का भी होता है, मटके में पानी जो ठंडा रहता है उसका यही सेम ही रीज़न होता है। फिर है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? सेम कंडीशन जैसे कूलर की भी हमने बताई, ऐसे ही होता है कि उसकी सरफेस से जो पानी होता है वो वाष्पीकरण जब होता है तो उसके अंदर की जो पानी की ऊष्मा है उसको लेकर के वो वाष्पीकरण होता है, तो इसी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। अब है कि एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? ठीक है, तो ये जो है अब इसके बारे में इसको देखेंगे क्या है इसमें।
कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, या फिर गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ढूंढना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ढूंढना है तीसरे और चौथे का। और यहाँ पे अगर देख लें कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो सूती कपड़े होते हैं या जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं उनको जो है पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसे कपड़े जो होते हैं वो जो सूर्य की रोशनी होती है उसको अवशोषित नहीं करते हैं, उसकी ऊर्जा को कम अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। तो यहाँ पे 2 तो ये तो होमवर्क हो गया थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का। तो ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ही एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है उससे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।